हे यो साइंस फॉर्म्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने थायराइड डिसऑर्डर के सेकंड पार्ट की हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि सबको ये ज्ञान मिले। ठीक है, अब बात करते हैं अपन हाइपोथायराइडिज्म की। हाइपोथायराइडिज्म एक तरह का ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर थायराइड का लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाता है। अब इसके क्या क्या कॉज रहते हैं, क्या इसके साइन सिम्टम है, क्या पैथोफिजियोलॉजी है और इसकी क्या मैनेजमेंट रहता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो वर्ड का मतलब होता है कम होना या फिर डिक्रीज होना। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू से डिक्रीज होना। और दूसरा वर्ड होता है हाइपर। हाइपर का मतलब क्या होता है, किसी चीज का इंक्रीज हो जाना। अपन ने पिछली वीडियो में बात करी थी हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब हो गया कि थायराइड का लेवल इंक्रीज हो जाना। यहां बात हो रही है हाइपोथायराइडिज्म का मतलब हो गया कि थायराइड का लेवल डिक्रीज हो जाना। बात करें इसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म यानी अंडर एक्टिव थायराइड, थायराइड का कम काम करना, इज अ कंडीशन इन विच देयर इज लो थायराइड। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर थायराइड का लेवल बिल्कुल क्या रहता है, लो रहता है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, थायराइड की कमी हो जाती है। और उसके अंदर किस चीज की कमी, देयर इज लो थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन, जिसको बोला जाता है थायरोक्सिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। या तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है या उसकी खपत बढ़ जाती है। इट इज द मोस्ट कॉमन थायराइड डिसऑर्डर। ये सबसे मोस्ट कॉमन पाया जाने वाला थायराइड डिसऑर्डर है। बात करें लो थायराइड लेवल डिक्रीज मेटाबॉलिज्म। लो थायराइड लेवल अगर होगा तो उसका मेटाबॉलिज्म क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी उसका जो मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब है कि डाइजेशन है वो क्या होगा, काफी डिक्रीज होगा। एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ अदर हेल्थ इश्यूज। और इसके साथ साथ क्या होगा, अदर हेल्थ इश्यूज में क्या रहेगा, रिस्क रहेगा। बात करें सच एज हार्ट डिजीज, उस पेशेंट को हार्ट डिजीज होने के चांस रहेंगे। साथ ही साथ उसकी हमेशा प्रेगनेंसी में क्या रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी। बात करते हैं किन कारणों से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। तो सबसे पहला कारण यहां हम बात करेंगे ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस। ऑटो इम्यून वर्ड का हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस क्या है। ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस के अंदर इसके अंदर रहेगा हाशियामोटो थायराइडाइटिस। हाशियामोटो थायराइडाइटिस एक तरह की ऐसी डिजीज है जिसके अंदर खुद की इम्यून सिस्टम क्या करता है, थायराइड को अंडर एक्टिव करने की कोशिश करता है। दिस इज एन इनहेरिटेड कंडीशन। ये क्या करती है, फैमिली टू फैमिली यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे फैलती है। तो इट इज एन इनहेरिटेड कंडीशन इन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। ये सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपोथायराइडिज्म का। इन विच बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक हिज ओन थायराइड ग्लैंड। जो इसका बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो इम्यून सिस्टम खुद अपने थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, अटैक करता है। तो ये थी हाशियामोटो थायराइड का एक छोटा सा ओवरव्यू। इसके बारे में हम अदर्स आगे कई वीडियो में बात करेंगे अलग से। बात करते हैं इसके दूसरे कॉज की, सब एक्यूट थायराइडाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो जाना, उसके अंदर सूजन आना क्या कहलाता है, थायराइडाइटिस। सब एक्यूट थायराइडाइटिस है इसलिए क्या गया, क्योंकि एक वायरल डिजीज के कारण होता है। ये थोड़े समय के लिए होता है, ज्यादा लंबे समय तक रहता नहीं है, इसलिए सब एक्यूट थायराइडाइटिस के नाम से जाना जाता है। इन दिस कंडीशन देयर इज अ फेज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। ये एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर सबसे पहले तो क्या होगा, हाइपरथायराइडिज्म, फिर बाद में इसके अंदर क्या आ जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म। यानी ये हाइपरथायराइडिज्म से हाइपो की तरफ यानी ज्यादा से कम की तरफ बढ़ने वाली डिजीज कंडीशन है। तो इसके अंदर अपन ने बात करी हाइपोथायराइडिज्म की। हाइपोथायराइडिज्म का इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके कॉजेज, दो कॉजेज की बात करी, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस और सब एक्यूट थायराइडाइटिस। अब बात करेंगे हम द थ्री टाइप्स ऑफ सब एक्यूट हाइपोथायराइडिज्म। यानी सब एक्यूट थायराइडाइटिस या सब एक्यूट हाइपोथायराइडाइटिस क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये तीन टाइप का होता है। सब एक्यूट ग्रेन्युलोमेटस, सबसे पहला टाइप इसका सब एक्यूट ग्रेन्युलोमेटस। यहां जैसे आप देख सकते हो ग्रेन्युलोमेटस, ग्रेन्युलोमेटस का अर्थ है लंप बन जाना या ग्रेन्यूल्स बन जाना, जो कि क्या होंगे, पेनफुल होंगे। इसलिए इसको दूसरे नाम से जाना जाता है पेनफुल थायराइडाइटिस, पेनफुल थायराइडाइटिस। दूसरी अगर बात करें सब एक्यूट पेनलेस थायराइडाइटिस, इसके अंदर जो थायराइडाइटिस होता है वो पेनलेस होता है, इसलिए इसको बोला जाता है सब एक्यूट पेनलेस थायराइडाइटिस, जो कि साइलेंट टाइप का है। और इसको रेफर किया जाता है लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस, लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस, जो कि क्या है, पेनलेस है। बात करें तीसरे टाइप की, पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस। तो पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस का मतलब है कि एक बार मान लो कोई इन्फेक्शन हो रखा है या अदर इन्फेक्शन उसके कारण पोस्टपार्टम, बाद में अगर किसी तरह का इन्फ्लामेशन होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर तो उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस। अब बात करते हैं तीसरे कॉज की, प्रेगनेंसी। यानी प्रेगनेंसी के अंदर हाइपोथायराइडिज्म होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि या तो हो सकता है उसको किसी इन्फेक्शन का चांस हो, साथ ही साथ मदर ने न्यूट्रिशन का प्रॉपर तरीके से अमाउंट नहीं लिया आयोडीन का, तो उसके कारण भी प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइडिज्म होने के चांस रहते हैं।
बात करते हैं चौथे कॉज की, प्रीवियस थायराइड थेरेपी, यानी पहले किसी ऑपरेशन के अंदर उसके थायराइड की थेरेपी हो रखी है, चाहे रेडियो एक्टिव थेरेपी हो रखी हो, चाहे किसी तरह की आयोडीन थेरेपी हो रखी हो, जिसके कारण बाद में उसके थायराइड क्या हो जाए, इन्फ्लाम हो जाए, और उसके कारण उसको क्या हो सकता है, हाइपोथायराइडाइटिस। बात करते हैं पांचवें कॉज की, ड्रग इंड्यूस्ड हाइपोथायराइडिज्म। ड्रग इंड्यूस्ड हाइपोथायराइडिज्म के अंदर अपन बात करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा था कि प्रोपाइल थायरोयूरेसिल, प्रोपाइल थायरोयूरेसिल जो अपन ने पिछली वीडियो में बात करी थी कि ये एक ऐसी ड्रग है जो क्या करती है, अगर थायराइड का लेवल बढ़ जाए तो उसको कम करने का काम करती है। तो प्रोफाइल थायरोयूरेसिस कम करने के लिए अपन पेशेंट को देते हैं, तो इसका ज्यादा डोज क्या कर सकता है, हाइपोथायराइडिज्म कॉज कर सकता है, यानी उसके थायराइड का लेवल बिल्कुल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात करते हैं लिथियम, लिथियम नामक अगर ड्रग देते हैं तो भी उसको हाइपोथायराइडिज्म होने के चांस रहते हैं। तीसरा अगर बात करें इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन में भी क्या हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म होने के चांस रहते हैं, इसको बोलते हैं इंटरल्यूकिन 2। ये भी एक तरह का जो काम करता है मेथड के रूप में हाइपोथायराइडिज्म कॉज करने के लिए। बात करें लिथियम, ये भी हाइपोथायराइडिज्म को कॉज करता है, प्रोफाइल थायरोयूरेसिल भी हाइपोथायराइडिज्म को कॉज करता है। तो ये थे ड्रग इंड्यूस्ड हाइपोथायरोडिज्म। बात करें छठे कॉज की, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक डिजीज। मान लो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो भी जरूर देख लेना। इसके अंदर जो पिट्यूटरी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पैथोफिजियोलॉजी या फिजियोलॉजी जो इसकी कैसे काम करती है कि हाइपोथैलेमस से एक तरह का हार्मोन रिलीज होता है, जिससे रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, जिससे पिट्यूटरी से थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, थायराइड को स्टिमुलेट करता है और वहां से थायराइड का लेवल बढ़ता है। वापिस बताता हूं, हाइपोथैलेमस से निकलता है थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, और फिर बाद में निकलता है पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। तो पिट्यूटरी से निकलने वाला TSH क्या काम करेगा, थायराइड के ऊपर काम करेगा और थायराइड का लेवल बढ़ाएगा। लेकिन अगर मान लो पिट्यूटरी के अंदर कोई डिजीज हो जाए जिसके कारण TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ना निकले, तो उसके कारण डिजीज हो सकती है, जिसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, यानी सेकेंडरी हाइपोथायरोडिज्म। बात करें हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस के अंदर से निकलता है थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन। तो अगर थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन अगर हाइपोथैलेमस से नहीं निकलता है डिजीज के कारण, तो उसके कारण उसको जो डिजीज कंडीशन है उसको बोलेंगे टेरिटरी हाइपोथायराइडिज्म, यानी ये नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर थायराइड के अंदर होगा तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड के ऊपर पिट्यूटरी के अंदर होगा तो सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, और पिट्यूटरी के ऊपर हाइपोथैलेमस के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको बोलेंगे टर्सरी हाइपोथायराइडिज्म। तो इस तरह से अपन हाइपोथायराइडिज्म की 3 क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस डिजीज के अंदर पढ़ते हैं। इसमें बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं कई बार कि सर सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म क्या है, टर्सरी क्या है, तो वो सिर्फ डिजीज कंडीशन के ऊपर है कि पिट्यूटरी में प्रॉब्लम हुई तो सेकेंडरी, हाइपोथैलेमस में हुई तो टर्सरी, और खुद थायराइड में हुई तो प्राइमरी। बात करते हैं 7th कॉज की, आयोडीन डेफिशिएंसी, यानी अगर मान लो जो पेशेंट है या जो क्लाइंट है वो क्या कर रहा है, आयोडीन कम मात्रा में ले रहा है या पुअरली ले रहा है, तो अगर आयोडीन शरीर में कम मात्रा में जाएगा तो T3 और T4 का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, जिसके कारण भी उसको हाइपोथायराइडिज्म होगा। बात करें 8वें कॉज की, कंजेनाइटल डिजीज, यानी बचपन से थायराइड के अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो उसके कारण भी उसको हाइपोथायराइडिज्म रह सकता है। अगला बात करें लास्ट कॉज की, तो रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी एक प्रकार की ऐसी थेरेपी है जिसके अंदर अगर मान लो नेक पे किसी तरह का कैंसर हो गया और अपन उसको रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं तो नेक के अंदर किसी भी सेल्स के अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाए, जिसके कारण वो क्या करे, थायरोक्सिन का प्रोडक्शन ना कर पाए, तो उसको क्या हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म। तो ये थे अपने 9 कॉज जो अपन ने बात करी हाइपोथायराइडिज्म कैसे होता है। अब बात करेंगे हम हाइपोथैलेमस की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या रहती है। तो जैसा आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस हमेशा थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन निकालता है TRH। ठीक है, अगर हाइपोथैलेमस कम TRH निकालता है जिसके कारण पिट्यूटरी से कम TSH निकले, तो उसके कारण थायराइड भी क्या करेगा, T3 T4 हार्मोन का लेवल कम निकालेगा। यानी हाइपोथैलेमस का कम TRH निकालना जिसके कारण पिट्यूटरी कम TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम निकालेगा, और उसी कारण थायराइड का T3 T4 लेवल क्या आएगा, कम आएगा। बात करते हैं तो थी नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी जिसके कॉज हमने पढ़ रखे थे। अब बात करते हैं इसके साइनो सिम्टम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो बात करते हैं इसमें पहले जो अपन देखेंगे जनरल सिम्टम। तो अपन मैंने बात करी थी कि हाइपोथायराइडिज्म क्या करता है कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म को क्या कर देता है, बिल्कुल कम कर देता है, बढ़ाता नहीं है। हाइपर में क्या होता है, हर एक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन हाइपो में क्या होता है, सारी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जनरल साइन सिम्टम क्या आएंगे, कम एनर्जी वाले, जैसे फैटिक। फैटिक का मतलब हो गया थकान आना, वेट गेन, यानी अगर वो कोई काम नहीं करेगा तो उसका वेट क्या होगा, अपने आप गेन होगा। बात करें इनटॉलरेंस ऑफ कोल्ड, पहले हाइपरथायराइडिज्म में गर्मी को लेके वो असहन शक्ति, उसकी सहन शक्ति बिल्कुल कम थी। यहाँ पे ठंड को लेके उसकी सहन शक्ति कम होगी, यानी उसको जल्दी से जल्दी ठंड लगेगी। बात करें उसकी दूसरे सिम्टम की, स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस, उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस भी क्या रहेगा, एकदम स्लो रहेगा।
बात करें सेकंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन स्किन से रिलेटेड, स्किन के अंदर उसकी स्वेटिंग बिल्कुल कम स्वेटिंग आएगी, क्योंकि एनर्जी का अगर कम यूज हो रहा है तो स्वेटिंग यानी पसीना भी कम आएगा। बात करते हैं पेल, स्किन कैसी रहेगी, पेल रहेगी, ड्राई रहेगी, क्योंकि पसीना नहीं आ रहा तो स्किन कैसी रहेगी, ड्राई रहेगी। साथ ही साथ थिक, स्किन कैसी पाई जाएगी, थिक पाई जाएगी। नेल्स बिकम ब्रिटल, नेल्स क्या हो जाएंगे, टूटे मूटे और एकदम बिल्कुल मरोड़े हुए नेल्स हो जाएंगे उसके, नाखून एकदम मरोड़े हुए हो जाएंगे उसके। बात करें तीसरे सिम्टम आईज से रिलेटेड, तो आंखों के नीचे स्वेलिंग आएगी जिसको बोलेंगे माइल्ड स्वेलिंग। इसके अलावा आंखों की मसल्स के साथ उसका इम्पेयरमेंट रहेगा, यानी कि मसल्स इम्पेयरमेंट रहेगा। बात करते हैं फोर्थ साइनर सिम्टम की, कार्डियोवेस्कुलर, तो कार्डियोवेस्कुलर के अंदर उसकी वीक हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, यानी उसका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कैसा रहेगा, वीक रहेगा, क्योंकि उसमें एनर्जी अगर कम लॉस हो रही है तो हार्ट भी कम काम करेगा। साथ ही साथ उसको क्या रहेगा, फटीग रहेगा, यानी थकान रहेगी। रेस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या रहेगा, हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका क्यों बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि अगर उसका, मैं कह रहा हूं, मेटाबॉलिक प्रोसेस बिल्कुल कम हो गया तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात करें अगले रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, तो रेस्पिरेटरी के कारण उसमें लंग्स का फंक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लंग्स के अंदर काम आने वाली मसल्स भी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, जिसके कारण लंग्स क्या करेंगे, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। SOB, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी ब्रीथिंग में उसको क्या रहेगी, शॉर्टनेस रहेगी, SOB। बात करें हार्श वॉइस, उसकी वॉइस कैसी आएगी, एकदम हार्श, भारी आवाज आएगी। साथ ही साथ स्लीप एपनिया, उसको नींद लेने में दिक्कत होगी। इसके अलावा रेस्पिरेटरी में और भी काफी साइन सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कफिंग होना, साथ ही साथ पेशेंट को दिक्कत होना, डिस्पीनिया होना, वो सब अपन को देखने को मिलेंगे। बात करें अगर अगले सिस्टम की, GI सिस्टम, तो GI सिस्टम में इंपॉर्टेंटली अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस कम हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा। हाइपर में क्या होता है, डायरिया, और इसके अंदर क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, वेट गेन होगा, क्योंकि आदमी एनर्जी यूज नहीं कर रहा तो वेट बढ़ेगा। साथ ही साथ सीरम लिपिड लेवल, यानी शरीर का लिपिड का जो लेवल है, फैटी एसिड का लेवल है, वो क्या होगा, राइज होगा, बढ़ेगा। बात करते हैं अगर सेवंथ सिस्टम की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो अगर कोई फीमेल है तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या आएगी, इरेगुलर आएगी, अनियमित आएगी, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का वेरिएशन आ सकता है, हो सकता है वो एब्सेंट हो मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर हैवी पीरियड जिसको बोलते हैं भारी माहवारी आना, तो हैवी पीरियड्स आ सकते हैं। साथ ही साथ फीमेल को मिसकैरेज, यानी कि अगर बच्चा गर्भ में है तो उसके गर्भ गिरने के चांस रहेंगे, जिसको बोलते हैं मिसकैरेज होना, ठीक है। तो ये थे इसके साइन और सिम्टम रिलेटेड टू जनरल सिम्टम, स्किन सिम्टम, आइज, कार्डियोवेस्कुलर, रेस्पिरेटरी, GI यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब बात करेंगे हम इसके डायग्नोसिस के बारे में कि किस तरह से इस डिजीज को डायग्नोस किया जा सकता है। तो नॉर्मली आप फिजिकल एग्जामिनेशन द्वारा, यानी आप उसकी आंखों के बारे में, और जो अपन ने कॉज बात करी थी स्किन रिलेटेड, आइज रिलेटेड, या उसके अपन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिलेटेड, या फिर उसके रेस्पिरेटरी रिलेटेड, अपन उन सब के बारे में देख के बता सकते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन द्वारा कि उसको हाइपोथायराइडिज्म है या नहीं है। बात करें दूसरी चीज की, इसके अंदर फैमिली हिस्ट्री, मैंने बोला था ये क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है, तो इसमें अपन फैमिली हिस्ट्री द्वारा भी बता सकते हैं कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म होने के चांस है या नहीं है। बात करते हैं नॉर्मल, इसको अपन कंफर्म कैसे करेंगे, तो एंटी थायराइड माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज द्वारा पेशेंट के शरीर में थायराइड के खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडीज को अपन चेक करके देख सकते हैं कि क्या एंटी थायराइड माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज के टेस्ट में अपन को मिल रही है कोई एंटीबॉडीज। अगर एंटीबॉडीज मिल रही है मतलब पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म होने के चांस है। बात करते हैं उसके दूसरे कंफर्मेटिव डायग्नोसिस की, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के अंदर अपन देख के बता सकते हैं क्या T3 T4 का लेवल नॉर्मल है या नॉर्मल से कम है। तो ब्लड टेस्ट के अंदर अपन देख के बता सकते हैं थायराइड का लेवल नॉर्मल है या नहीं है। बात करें चेस्ट एक्सरे द्वारा, चेस्ट एक्सरे के अंदर अपन देख सकते हैं कि क्या हार्ट का जो एनलार्जमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, मसल वीकनेस है या नहीं है। साथ ही साथ अपन क्या देख सकते हैं कि एक्सरे के द्वारा अपन जो बेरियम एक्सरे होता है, बेरियम 16 एक्सरे होता है, ठीक है, इंट्रावीनस अपन बेरियम लगा के भी देख सकते हैं कि क्या पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन तो नहीं, किसी तरह का एनलार्जमेंट तो नहीं है, ठीक है। बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होने के बाद हम मैनेजमेंट के अंदर थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको बोलते हैं TRP थेरेपी देते हैं, थायराइड हार्मोन रिप्लेस, यानी थायराइड हार्मोन को रिप्लेस करने वाली थेरेपी अपन देते हैं। साथ ही साथ डेली यूज ऑफ लेवोथायरोक्सिन, इसके अंदर अपन क्या कहते हैं, लेवोथायरोक्सिन नामक ड्रग्स को अपन बार बार देते हैं पेशेंट को, ताकि उसके अंदर थायराइड हार्मोन का लेवल वापस रेगुलेट हो जाए। इसके अंदर एक एग्जांपल के तौर पे अपन सिंथ्रोइड नामक दवाई आती है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का थायराइड लेवल नॉर्मल पे ला सकते हैं। लेवोथायरोक्सिन थायराइड के लेवल को नॉर्मल लाने के अलावा वो क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी क्या रखती है, मेंटेन रखती है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी क्या करती है, बराबर रखती है, ताकि कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड किसी तरह के साइन और सिम्टम ना आए। बात करें इसके अंदर एवरेज डोज कि भाई लेवोथायरोक्सिन या जो भी अपन मेडिकेशन दे रहे हैं उसकी नॉर्मल डोज कितनी रखनी चाहिए, तो एवरेज डोज अपन इसकी T4 रिप्लेसमेंट दे सकते हैं इन अडल्ट इज अप्रोक्स। T4 रिप्लेसमेंट के लिए अपन अप्रोक्स दे सकते हैं 1.6 माइक्रोग्राम, 1.6 माइक्रोग्राम
पर केजी पर डे, यानी एक दिन के अंदर हर केजी पे अपन को 1.6 माइक्रोग्राम क्या देना है, ये ड्रग्स देनी है। साथ ही साथ अगर अपन बात करें कि पूरे दिन के अंदर उसका नॉर्मल एवरेज कितना होगा, तो 100 से 150 ग्राम, यानी 100 से 150 ग्राम इसका नॉर्मल एवरेज रहता है पर डे का। बात करें अगर इसकी ही एक कंडीशन मिक्स एडिमा कोमा, बच्चे बोलते हैं मिक्स एडिमा कोमा क्या है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म की एक कंडीशन है मिक्स एडिमा कोमा, यानी मिक्स एडिमा के अंदर क्या होता है, पेशेंट का थायरोक्सिन लेवल एक्सट्रीमली लो हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, जिसको बोलते हैं मिक्स एडिमा कोमा। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट के लिए अपन को आईवी इन्फ्यूजन करना पड़ता है, किसका, थायराइड रिप्लेसमेंट का। आईवी इन्फ्यूजन करना पड़ता है थायराइड रिप्लेसमेंट का, ताकि पेशेंट कोमा की कंडीशन से बाहर आ सके, और वो सीवियरली थायराइड लो लेवल होने के कारण होता है। बात करें इसके साथ साथ अपन को O2 ब्रीथिंग और सपोर्ट भी अपन को देना पड़ता है, यानी O2 अपन को पास में रखनी पड़ेगी, साथ ही साथ सपोर्ट भी अपन को पास में रखना पड़ेगा ब्रीथिंग का। क्यों, क्योंकि मिक्स एडिमा कोमा के अंदर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, जिसके कारण पेशेंट क्या हो सकता है, काफी जो डेथ के करीब पहुंच जाता है, जिसके कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो मिक्स एडिमा कोमा काफी खतरनाक कंडीशन है। तो ये था अपना हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसके बारे में आज अपन ने बात करी। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, क्या क्या इसके कॉज है, क्या इसके साइन सिम्टम है, क्या पैथोफिजियोलॉजी रहती है, और कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो का अगर आप सजेशन देना चाहें तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आपको इस बोर्ड्स के जो भी नोट्स है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के अंदर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।